नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मेरे अभी इस समय थोड़ा सा अवकाश चल रहा है, लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आपकी क्लासेस मिस नहीं हो रही है। रिकॉर्डेड सेशन लगातार आपको मिल रहे हैं। 24 तारीख को शाम को 9 बजे से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी वापस, जहां पर आप और हम मिल करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, कुछ और बातें आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के साथ करते हैं और मुगल सम्राट मुगल काल को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्त, इस समय आप काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए 20 नंबर की क्लास देख रहे हैं। मध्यकालीन भारत मुगल काल की 7वीं क्लास है। अगर आपका सपना है स्कूल लेक्चरर बनना, चाहे आप राजस्थान में बनना चाह रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में, यूपी बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ झारखंड हो, क्या ये बात क्लियर? केवीएस हो, एनवीएस हो या DSSB हो, ये सफलता अब आपकी होने वाली है, क्योंकि काव्य क्लासेस कोटा आपके लिए लेकर आया है इतिहास विषय का एक जबरदस्त पीजीटी का कोर्स। जी हाँ, यह इतिहास विषय का कोर्स मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें कुछ चीजें बिल्कुल फ्री है, जैसे टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है, पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। याद रखिएगा, यह कोर्स काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं 8802060952 पर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। आप काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर यह कोर्स देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का इतिहास विषय का यह कोर्स है। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ जो है वह आपको बिल्कुल फ्री यहां पर मिलने वाले हैं। क्लियर? चलो, पहला प्रश्न ये रहा। आप लोगों ने इस पीडीएफ को बहुत ज्यादा स्नेह दिया, नए फॉर्मेट को बहुत अच्छा स्नेह दिया, प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बाकी अगर क्लास में किसी भी प्रकार की गुणात्मक सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होती है तो आप सीधा हमें बता सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? पंडित जगन्नाथ, सुखसेन, सूरसेन, लाल खान और अनुत्तरित प्रश्न है। शाहजहां जो है, इसके द्वारा किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की गई थी? बहुत बढ़िया और बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। कृपया इस प्रश्न का जवाब दीजिए। याद रखिएगा, गुण समुद्र की उपाधि जो है लाल खान को दी गई थी। हमारे भर्ती परीक्षा में प्रश्न का प्रारूप बदलिए। प्रारूप किस तरह से बदलिए? प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि लाल खान किस मुगल बादशाह का दरबारी संगीतकार था? तो यह शाहजहां के समय का था। क्लियर हो गई? अगला, वह कौन पहला मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा व्यवस्था की थी? अकाल पड़ा, ठीक है, और उस अकाल के समय की सारी सुविधा और उपलब्धियां वहां पर प्रदान की गई थी। कौन था वह? अकबर था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अनुत्तरित प्रश्न है। अकाल के समय सारी सुविधाएं यहां पर प्रदान करी थी, जरूर बताइएगा। देखो, घटना कब की है? घटना है मेरे दोस्त 1630 ईस्वी की। 1630 ईस्वी में गुजरात, एक नाम याद रखिएगा खानदेश, एक नाम याद रखिएगा देती दक्कन। यहां पर क्या पड़ता है? तो यहां पर पड़ता है अकाल। बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। लोग जो हैं दानों दानों के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम हो गए। ठीक है, मनुष्य तो क्या, जानवर के लिए भी खाना पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो शाहजहां ने क्या किया? उसने आदेश देकर के बुरहानपुर, अहमदाबाद और कुछ ऐसे स्थानों पर लंगर की व्यवस्था की जहां पर लोगों को आवश्यकता थी। इसी समय एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी भारत आता है। नवंबर 1630 ईस्वी में, वही समय दक्कन में था, जिसने इस अकाल की बहुत ज्यादा वर्णन किया है। तो शाहजहां के समय यह अकाल पड़ा था। यह अकाल कब पड़ा? यह पड़ा था 1630 में। इस अकाल की जानकारी कौन देता है? तो याद रखिएगा, जानकारी प्रदान की जाती है पीटर मुंडी के द्वारा, जो एक अंग्रेज यात्री था, उसने इसकी जानकारी दी थी। क्लियर? तो ऐसा मुगल सम्राट हुआ है। खान ए जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अनुत्तरित प्रश्न है। खान ए जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? बताइए। एक अफगान अमीर था खान ए जहां लोदी, जिसका वास्तविक नाम पीर खान था। क्या यह बात क्लियर हो गई?
और मेरे दोस्त इसने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, और यह विद्रोह हुआ था शाहजहां के समय, ठीक है। इसका वास्तविक नाम क्या था? पीर खान। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था पीर खान। क्लियर हो गई? तो शाहजहां के समय किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? अनुत्तरित प्रश्न है। मध्य एशिया की नीति हुई और उस नीति के अंतर्गत इसने एक बहुत बड़ा भाग जो है वह व्यय कर दिया था। इसमें कंधार का नाम सामान्य रूप में आता है, बल्ख, बदस्का का नाम यहां पर शामिल किया जाता है। मध्य एशिया में क्या क्या शामिल किया जाता है? आप इसमें शामिल करिएगा बल्ख को, आप इसमें शामिल करिएगा बदस्का को, आप इसमें शामिल करिएगा कंधार को। आपको जानकर के ताजुब होगा, यह व्यक्ति शाहजहां था, ठीक है। कहा जाता है कि शाहजहां ने, मेरे प्यारे साथियों, अपनी इस मध्य एशियाई नीति पर उस समय का लगभग 40 करोड़ रुपया खर्च किया था। आपने सही सुना, क्या ये बात क्लियर हो गई? कितना खर्च किया था? 40 करोड़ रुपया। जानकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, शाही खजाने का लगभग 40 करोड़ रुपया यह व्यय कर देता है। देखो, शाहजहां ने बेसिकली वास्तुकारों का राजकुमार कहलाता है। इसने वास्तुकला की नई नई शैलियों भी शुरू की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहा जाता है कि शाहजहां ने अकबर के द्वारा बनाए गए लाल पत्थर की इमारतों को वह ढाता चला गया और उसके स्थान पर सफेद चमचमाते संगमरमर की इमारतों का निर्माण करवाता गया। 40 करोड़ रुपया वह मध्य एशिया की बल्ख, बदस्का और कंधार नीति पर खर्च कर देता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1648-49 में कंधार जो है वह हमेशा से मुगलों के हाथ से निकल जाता है, फिर वापस कभी नहीं आता है। तो काफी ज्यादा पैसे खर्च किए, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने शाहजहां को धनवानों का राजकुमार भी कहकर संबोधित किया है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? और अनुत्तरित प्रश्न है, बताइए एक ऐसा राजा जिसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। देखो, भारतीय इतिहास के इस परिप्रेक्ष्य में अगर थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल था, लेकिन एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, वो कहते हैं कि शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल नहीं था, यह कला का स्वर्ण काल था, और कला में भी केवल वास्तुकला का स्वर्ण काल था। तो यह बात याद रखना, शाहजहां को लिए यह बात कही जाती है। और यह बात किसने कही है? यह बात डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने यह बात कही है। किसने बात कही है? डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो हैं, इन्होंने यह बात कही है। इनकी किताब कौन सी आती है? भारतीय इतिहास। बड़ी गजब की और बेहतरीन किताब आती है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मध्यकाल की इतिहास की किताब। पहले एक आया करती थी, अब इन्होंने दो कर दिया है। सल्तनत कालीन भारत अलग कर दी और मुगल कालीन भारत अलग कर दी। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, उनकी किताब मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। इतिहास विषय को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ये बात याद रखना। ये है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब है, आप देख सकते हैं। पहले एक किताब आती थी भारत का इतिहास 1000 से 1707, यानी कि भारत में जब गजनवी आक्रमण करता है, महमूद गजनवी, वहां से शुरू कर करके औरंगजेब की मृत्यु तक यह किताब होती है। अब इन्होंने इस किताब के दो पार्ट कर दिए हैं। ये किताब मैं बेसिकली अगस्त 2010 में लेकर आया था, आपको नजर भी आ रही होगी, चंदू जैन, अगस्त 2010 नजर आ रही है ना? चलिए, तो पूरी पढ़ी हुई है, बड़ा अच्छा लगता है। इसमें अकबर के बारे में कई सारी जानकारी है। तो मुझे याद है जब मैं अकबर पढ़ा करता था इस किताब से, तो मैंने अकबर का पूरा एक इंडेक्स अलग से बना लिया था। ये देखिए, ये देखिए अकबर जो हैं,
अकबर का बाल्यकाल 406 पेज नंबर से लेकर के अकबर की मृत्यु तक 518 पेजों तक की जानकारी इसमें है। लगभग लगभग ज्यादा नहीं ना तो 406 और 518 लगभग 112 पेज अकबर के बारे में किताब में दे रखे हैं। बड़ा गजब का लिखा हुआ है अकबर। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको वास्तविकता में अकबर के बारे में जानना है तो यह किताब आपके लिए बहुत शानदार हो सकती है। तुलनात्मक अध्ययन कर रखा, हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको इतना बता दे रहा हूं तो किताब की आवश्यकता आपके लिए नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न ये रहा, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और अनुत्तरित प्रश्न है। मयूर सिंहासन किसके कार्यकाल में बना था? 3.5 गज लंबा, 2 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा मयूर सिंहासन ठोस सोने से बनाया गया था। बहुमूल्य रत्न थे। 7 वर्ष का समय लगा, 1 करोड़ रुपए व्यय हुए थे और यह मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनाया था। मयूर, देखो मयूर जो शब्द होता है ना, इस मयूर को ताउस बोला जाता है। मयूर को क्या बोलते हैं? ताउस। और सिंहासन को बोलते हैं तख्त। इसीलिए इसका एक नाम होता है तख्त ए ताउस। ठीक है। उस समय 1 करोड़ रुपए की लागत में 7 वर्षों के काल में बेबादल खान नाम के शिल्पी की वजह से यह तैयार हुआ था। ऐसा अद्भुत सिंहासन, ऐसा अद्भुत तख्त न तो शाहजहां के पहले और न उसके बाद में किसी मुगल महाराजा या किसी मुगल राजा या न किसी बादशाह के द्वारा तैयार करवाया गया था। लाल किला दिल्ली में रखा गया, हालांकि अब इसे अंग्रेज ले उड़े और उन्होंने अपने यहाँ पर इसे सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित क्या, चोर के ले गए। कुल मिला के बात यह है, इसी में कोहिनूर हीरा लगाया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अनुत्तरित प्रश्न। जब हम दिल्ली के लाल किले की बात करते हैं तो एक लाल किला आगरा में भी है। आगरा का लाल किला, एक लाल किला कहां पर है? आगरा का लाल किला। ये लाल किला किसने बनाया था? तो ये बात याद रखना, ये बनवाया था अकबर ने। क्लियर? और यह बनवाया था शाहजहां ने। क्लियर हो गई बात? तो दिल्ली का लाल किला मेरे दोस्त याद रखना, यह किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी 1648 में दिल्ली के शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। तो यह निर्माण कब करवाया गया? 1648 में करवाया था। कहां करवाया था? तो नाम याद रखिएगा, शाहजहानाबाद। ठीक है। दिल्ली के बारे में क्या कहा जाता है कि दिल्ली अब तक 7 बार बसाई जा चुकी है, और यह बात थोड़ा सा याद रखना। अगला प्रश्न, पीजीटी स्कूल लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको मिल रहा है मेरे दोस्त लाइव स्टूडियो से लाइव बैच। ठीक है, डायरेक्ट लाइव बैच है, यह है स्टूडियो लाइव फ्रॉम स्टूडियो। यह बैच आप सबके लिए उपलब्ध है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंधित नहीं है? 1526, 1556, 1642, 1761। अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। देखो साहब, पानीपत के मैदान में अब तक 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत कितने युद्ध हुए हैं? याद रखिएगा, 3 युद्ध हुए हैं। नंबर 1, पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल सन 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी। बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हारा। दूसरा हुआ 5 नवंबर सन 1556 को। ठीक है, एक तरफ अकबर था और दूसरी तरफ हेमू विक्रमादित्य था। हेमू हार गया, अकबर जीत गया। तीसरा युद्ध जो है वह 14 जनवरी संक्रांति के दिन सन 1761 को हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यहां पर कौन था? मराठे थे और अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। क्लियर हो गए? मराठे हारे और अहमद शाह अब्दाली जीते। तो 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, 1761 में तीसरा, 1642 का संबंध
कहीं पर भी आपके पानीपत के युद्ध से नहीं होता है। तो इस तरह की बातें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी बनती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया? बर्नियर, ट्रेवेनियर, सर थॉमस रो, डेमिगो पायस और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। एक ऐसा यात्री जो कि भारत में मुगल साम्राज्य के काल में नहीं आया, दैट इज डेमिगो पायस। डेमिगो पायस एक पुर्तगाल का यात्री हुआ करता था, पुर्तगाली यात्री था। और यह पुर्तगाली यात्री जो है मूल रूप से विजयनगर के राजा, और विजयनगर में जब राजा का बात आती है तो एक ही फेमस राजा हुए हैं, दैट इज कृष्णदेव राय, उनके दरबार में आया था। क्लियर हो गई? डेमिगो पायस। तो ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। अनुत्तरित प्रश्न है। सिजदा परंपरा को समाप्त कर दिया। आप याद करिए, हमने मुगल काल के पहले सल्तनत काल पढ़ा था। उस सल्तनत काल के परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा की थी, क्या परिचर्चा की थी कि साहब सल्तनत काल जो है उसमें एक राजा हुआ बलबन। बलबन ने ईरानी परंपराओं सिजदा और कहीं ना कहीं पाबोश को प्रारंभ किया था। शाहजहां ने इसे बंद कर दिया था और यह 1636-37 में समाप्त की गई थी। शाहजहां ने दो परंपराएं, पहली सिजदा और दूसरी होती है पाबोस, इन दोनों को क्या कर दिया? 1636-37 में समाप्त कर दिया था। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु हरगोविंद, गुरु तेज बहादुर और अनुत्तरित प्रश्न है। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। यह प्रश्न आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, यह बात याद रखिएगा। करतारपुर का युद्ध मूल रूप से 1635 में होता है, जिसमें सिख जीत जाते हैं। बताइए सर, याद रखना यह गुरु हरगोविंद के खिलाफ लड़ा गया था। और कब लड़ा गया? 1635 में। बताइए क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलो जी, अगला प्रश्न आपके लिए विशेष तौर पर यह रहा। निम्नलिखित मुगल राजाओं में से वीणा बजाने का शौकीन था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और अनुत्तरित प्रश्न। वीणा वादक कौन था? भारतीय इतिहास में वीणा वादक बड़े गजब के राजा हुए हैं। आप याद रखिएगा, एक वीणा वादक कौन था? कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त था, जिसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र हमें देखने को मिलते हैं। मेवाड़ का राणा कुंभा प्रबल वीणा वादक हुआ। और एक हुआ मुगल सम्राट औरंगजेब, यह भी वीणा वादक था। वीणा वादक में पहला नाम याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का नाम आता है, बड़ा गजब का वीणा वादक था। दूसरा नाम जब आता है तो उसका नाम आता है राणा कुंभा का। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और अनुत्तरित प्रश्न है। सतनामियों का विद्रोह, बताइए। हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण विद्रोह था सतनामियों का एक विद्रोह। छोटे से झगड़े से 1672 में प्रारंभ होता है, लेकिन औरंगजेब एक बहुत बड़ी सेना भेज करके इसका दमन कर देता है, यह बात याद रखिएगा। राजा बिशन सिंह और हमीद खान आदि के प्रयासों से हजारों सतनामी यहां पर मारे जाते हैं। यह घटना औरंगजेब के काल की है। कब की है? 1672 की है। सतनामी कौन है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। सतनामी मूल रूप से बैरागियों का एक पंथ है, जिसकी स्थापना बिजेसर के एक योगी वीरमान ने 1543 में नारनौल के निकट की थी। यह कबीर के उपदेशों में विश्वास करते थे। अपने संपूर्ण शरीर के जितने भी बाल हैं उनको मुंडवा करके रखते थे, इसी कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं सतनामी पंथ की, अब थोड़ी सी बात करिएगा कि साहब इसकी स्थापना किसने की। बहुत अच्छे से चीजों को समझिए, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1543 में वीरमान के द्वारा की गई थी। वीरमान,
कहाँ की थी? नारनौल में। नारनौल आपके हरियाणा में है। क्या ये बात क्लियर हो गई? नारनौल में वीरमान के द्वारा की गई थी। यह कबीर पंथ में विश्वास करते हैं। कबीर पंथ में विश्वास। ठीक है, अब इसके अलावा सतनामियों के बारे में क्या बात याद रखनी है? तो कहा जाता है शरीर के बाल मुंडवा करके रखते हैं। यह शरीर के बाल मुंडवा कर रखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मुंडिया कहा जाता है। ठीक है, एक छोटे से झगड़े से 1672 में यह विद्रोह शुरू होता है और औरंगजेब क्रूरता पूर्वक इसका दमन कर देता है राजा बिशन सिंह और हमीद खान को भेज करके। दमन किसने किया? बिशन सिंह। यह बिशन सिंह आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, आमेर के कचवाहा राजा हुआ करता था। बिशन सिंह और हमीद खान, है ना? इसके ही दो बेटे थे, एक तो विजय सिंह था और एक जय सिंह था। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत करके नन्नौल शहर पर अधिकार कर लिया वह अनुयायी थे कबीर के, दादू के, नानक के, रविदास के? अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। अब देखो यहां पर क्या है ना, आपके प्रश्न में कबीर दे रखा है। मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा कि जो सतनामी हैं यह मूल रूप से कबीर पंथ में विश्वास करते थे। मेरी बात समझिए, ठीक है ना? मैंने यहां पर यह नहीं कहा है कि ये कबीर के अनुयायी थे। आप भले ही इस प्रश्न की व्याख्या कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि सतनामी जो है वह कबीर पंथ या कबीर में विश्वास करते थे। मैंने यह नहीं कहा, सॉरी, मैंने यह नहीं कहा कि कबीर के अनुयायी थे। मैंने यह कहा है कि यह कबीर पंथ में विश्वास करते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि कबीर के अनुयायी हो गए, यह मूल रूप से रविदास के अनुयायी हुआ करते थे। क्लियर हो गई? कबीर पंथ में विश्वास था इनका, जबकि यह अनुयायी किसके थे? तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुमूल्य रहेगा। यह अनुयायी थे मूल रूप से किसके? रविदास के, जिन्हें हम संत रैदास भी कहते हैं। क्या यह बात क्लियर हो गई? सामान्य रूप से सतनामियों में किसान हुआ करते थे, दस्तकार, नीची जाति के लोग हुआ करते थे। सत्य और ईश्वर में विश्वास रखने के कारण यह अपने आप को सतनामी कहा करते थे। क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न यह रहा। मदन्ना और अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, बरार? और अनुत्तरित प्रश्न है। एक नाम आया है मदन्ना, एक नाम आया है अखन्ना, बताइए। मदन्ना और अखन्ना, सर यह गोलकुंडा के गजब के रहने वाले थे। ठीक है, गोलकुंडा के रहने वाले थे मदन्ना और अखन्ना। इनका संबंध औरंगजेब के शासनकाल से है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की चाबियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ को खोला था। क्लियर हो गई? और 1687 में गोलकुंडा जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1687 में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। ऑनलाइन कोर्स आपको पता ही है, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहा है। डेमो क्लास आप चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो काव्य क्लासेस कोटा के एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। क्लास में कोर्स लेने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर सामने चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यह रहा। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? जहांगीर, शाहजहां, खुसरो, औरंगजेब? और अनुत्तरित प्रश्न है। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से जुड़ा हुआ है? इसे राजा छत्रसाल का विद्रोह भी कहते हैं, बताएं। देखो,
ओरछा में एक राजा हुआ करता था, बुंदेलखंड का एक जगह है ओरछा, वहां का एक राजा हुआ करता था, नाम था चंपत राय। चंपत राय, चंपत राय का बेटा था छत्रसाल। चंपत राय की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने ओरछा को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, तो चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह कर दिया। 1705 में औरंगजेब से संधि कर लेता है। औरंगजेब 4000 को मनसब देकर के उसे राजा मान लेता है, तब जाकर के यह विद्रोह शांत होता है। ठीक है, तो यह औरंगजेब के समय का है। छत्रसाल कौन है? ओरछा के राजा चंपत राय का पुत्र। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगला, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह? अनुत्तरित प्रश्न है। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन था जो भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था। यह किसके पास आया था? बताओ। सर ये ब्रिटेन के थे, विलियम नॉरिस ब्रिटेन का था यह, यानी कि ब्रिटिश व्यापारिक दल था यह, ब्रिटिश व्यापारिक दल था यह मूल रूप से, और यह आपके औरंगजेब के समय आया था। राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर? और अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, राजपूत मनसबदार जो हैं उनकी संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थे? बताएं। कहा जाता है जितने मनसबदार थे उनमें से 33%, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 33% जो है वह कौन थे? राजपूत मनसबदार थे। अब यह राजपूत मनसबदार जो है यह कहां थे? तो ये थे औरंगजेब के दरबार में। क्लियर? और यहां पर सही जवाब क्या रहेगा? औरंगजेब रहे। अगला प्रश्न, निकोलो मनुची औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था। मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का, वेनिस का? अनुत्तरित प्रश्न, जिसको हम निकोलो मनुची भी कहते हैं। क्लियर? यह कहां का यात्री था? इसने किताब लिखी थी, याद करिएगा, नाम है स्टोरियो डी मोगर। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में अपने घर से भाग जाता है, एशिया माइनर होते हुए, फारस होते हुए भारत पहुंचता है, और भारत आकर के यह तोपची की भूमिका में हो जाता है 14 वर्ष की उम्र में। घर छोड़ा, एशिया माइनर आया, यहां से फारस आया, फारस से भारत आया, और भारत आकर के तोपची बन गया दारा शिकोह की सेना। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताइए। सर यह मूल रूप से वेनिस इटली का रहने वाला था, इटालियन यात्री था। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और इसकी जो किताब है स्टोरियो डी मोगर, स्टोरियो डी मोगर। क्लियर? चलो जी अगला प्रश्न, स्टोरियो डी मोगर ग्रंथ में निकोलो मनुची मूल निवासी है कहां का? वेनिस का। चलो जी अगला प्रश्न, तो पीजीटी स्कूल लेक्चर का सपना करें साकार, आज ही डाउनलोड करें काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है, बड़ा गजब का है मेरे दोस्त, ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप दूसरे कोर्स के साथ कंपेयर करें, यथाशक्ति कंपेयर करें। रामायण में लिखवाने का काम नहीं करता हूं मैं, यहां पर विषय वस्तु के साथ बात करता हूं, तथ्यात्मक बात करता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। कंसेप्चुअल बात करता हूं जहां पर विद्यार्थियों की सोच विकसित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी था? बर्नियर, हॉकिंस, थॉमस रो, रेल्फ फिंच? और अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा यात्री जो फ्रांसीसी था उसका नाम क्या है?
बताइए। चलिए सर, याद रखना यह मूल रूप से बर्नियर था, जो एक फ्रांसीसी था। इसके अलावा यह एक चिकित्सक भी था। शाहजहां के अंतिम समय में भारत आया। अब जब वाजिब बात है कि जब शाहजहां के अंतिम समय में यह भारत आया, तो यह क्या लिखेगा अपनी किताब में? शाहजहां के जो दो बड़े बेटे हैं, एक का नाम औरंगजेब है, एक का नाम दारा शिकोह है, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उनके बारे में यह लिखता है। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार संघर्ष का वर्णन किया। दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार संघर्ष का वर्णन किया। अब यहां पर फिर ये प्रश्न बना कि बताओ, शाहजहां के उत्तराधिकार संघर्ष का वर्णन करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा, फ्रांसिस बर्नियर था, और इसकी किताब आती है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम याद रखना, डेट इज फ्रांसिस बर्नियर, और इसकी बुक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इन द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। क्लियर हो गई? और इसके पहले हमने आपको सारी जानकारी स्टोरी ऑफ द मुगल के लेखक निकोलो मनुची के बारे में दी है। इटली के वेनिस का यात्री था, 14 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था, तोपची बना था, और यह एक चिकित्सक था। कभी कभी हमसे यह भी प्रश्न पूछा जाता कि उस यात्री का वर्णन करें जो एक डॉक्टर था, तो याद रखिएगा फ्रांसिस बर्नियर। एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम क्या है? जयपुर के महाराजा कृपाल सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, किशनगढ़ के जयपाल। अनुत्तरित प्रश्न है। औरंगजेब की धार्मिक नीति आप सबको पता है, कट्टर सुन्नी मुसलमान था यह, है ना। इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। इसने ही 1668 में हिंदू त्योहारों और उत्सव मनाए जाने पर रोक लगा दी थी। 1669 ईस्वी में यह हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश जारी कर देता है। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने इसे लिखित में एक चेतावनी जारी की थी। तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? शिवाजी की शरण स्थली थी, सबसे कमजोर था, मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था, शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य स्थित था, वहीं उनका परिवार और खजाना रखा हुआ था। और अनुत्तरित प्रश्न है, राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की? बताइए। बहुत गजब का प्रश्न है। मुगल सेनापति राजा जय सिंह, जिन्हें मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं, यह मूल रूप से 1665 में पुरंदर की दुर्ग की घेराबंदी कर लेते हैं। यह कौन है? यह है मिर्जा राजा जय सिंह। जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो इन्हें जय सिंह प्रथम भी कहा जाता है। क्लियर हो गई? इन्होंने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी कब की थी? 1665 में की थी भैया। क्लियर? और 11 जून 1665 को आपको पता होगा पुरंदर की संधि होती है। कुछ किताबों में वह 22 जून मिलती है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित था, वहीं उनका परिवार हुआ करता था। कहा जाता है 11 या 22 जून सन 1665 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संधि होती है, और इस संधि का ही नाम आता है, याद रखेंगे, पुरंदर की संधि, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। चलिए
मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे दी गई? जय सिंह, भारमल, जसवंत सिंह, राम सिंह? अनुत्तरित प्रश्न है। मिर्जा राजा, यह पदवी जो है वह किसे प्रदान की गई थी? जवाब दीजिए। सर याद रखिएगा, मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को दी गई थी। मूल रूप से यह कौन थे? यह थे जय सिंह प्रथम। क्लियर? और कहां के राजा थे? आमेर के शासक। 1638 में यह उपाधि प्रदान की गई थी। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, कंधार अभियान के समय। ठीक है, तो अगर आप यह भी जानना चाहते हैं तो यह भी जान सकते हैं। 1638 ईस्वी के कंधार औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? 1678, 1679, 1680, 1681? अनुत्तरित प्रश्न है। अकबर जजिया हटा देता है ना? कब हटाया? 1564 में। और वापस कब लगाया गया था? जवाब दीजिएगा। सर 1679। चलो जी, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी, प्राकृतिक आपदाएं? और अनुत्तरित प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या उत्तरदायी नहीं था? भाई साहब, प्राकृतिक आपदाएं ये इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी पढ़ रहे हैं आप, जिसके पतन के लिए उस समय की प्राकृतिक आपदाएं उत्तरदायी थी। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति, क्या ये बात क्लियर हो गई? कमजोर उत्तराधिकारी, उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, क्षेत्रीय शक्तियों का उभार, यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, कई सारे ऐसे बाह्य कारण थे जिस वजह से मुगल साम्राज्य भारत में पतन की मार्ग की ओर आगे बढ़ा। मेरे दोस्त, इसी तरह के रचनात्मक कार्य और रचनात्मक पढ़ना चाहते हैं तो आप पीजीटी इतिहास विषय का यह कोर्स आपके लिए उपयोगी रहेगा। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको यह जबरदस्त कोर्स, जहां पर जीरो से हीरो की तैयारी करवाई जाती है। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की 3 स्टेज का प्रत्येक टॉपिक आपके लिए लेकर आया गया है। पीडीएफ नोट्स और फ्री टेस्ट सीरीज के साथ यह कोर्स आपके लिए उपलब्ध रहेगा काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। डिटेल्स के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं 8802060952 पर, जहां पर आप और हम मिलकर के सीधी आपसे बात करना चाहेंगे। चलिए, कैसी लगी आपको यह क्लास हमें जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात में करते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।